रेप यानी कि बलात्कार, ये एक ऐसा अपराध है जिसको दुनिया के किसी भी देश और समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बल्कि हर इंसान रेप करने वाले इंसान से नफरत का भाव अपने दिल में रखता है। बहुत सारे देशों में रेप करने पर सीधे मौत की सजा देने के प्रावधान है, लेकिन जब बात हमारे देश हिंदुस्तान की आती है तब पहले कही गई बातें यहाँ पर लागू नहीं होती हैं, और ये बात मुझे बेहद ही अफसोस के साथ कहनी पड़ रही है। हमारे देश में जब भी किसी लड़की या औरत के साथ रेप जैसा घिनौना अपराध होता है, तब सबसे पहले हमारे समाज के लोग उस पर्टिकुलर लड़की को या फिर उस औरत को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुमने कुछ ऐसी हरकत की होगी जो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मुझे अक्सर ये बात समझ में नहीं आती है कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इन जैसे गधों को क्यों समझ में नहीं आती है कि जिसके साथ रेप हुआ है दोषी वो नहीं है, बल्कि दोषी वो है जिसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। साल 2012 में जब निर्भया गैंगरेप केस हुआ था, तब समाज के हर तबके के लोग निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आ गए थे, और उस वक्त हम सबको ऐसा लगा था कि अब बस ये आखिरी केस है, इसके बाद ऐसा कोई भी केस हमारे हिंदुस्तानी समाज में जन्म नहीं लेगा। लेकिन जैसा हमने सोचा था हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। निर्भया केस के बाद रेप की घटनाओं में कमी आने की जगह उल्टा और भी ज्यादा बढ़ोतरी आ गई, और फिर उसके बाद आसिफा रेप केस, हाथरस रेप केस और भी न जाने कौन कौन से रेप केसेस ने इसके बाद जन्म लिया। और इन रेप केसेस को कभी धर्म के नाम पर तो कभी जात के नाम पर अंजाम दिया गया, और हमारे देश में जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इन रेप केसेस से जुड़े कल्प्रिट्स का केवल समर्थन ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने रेप जैसे घृणित काम को धर्म और जात के नाम पर बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई भी किया। वहीं बिल्किस बानो जैसे रेप सर्वाइवर्स के रेपिस्टों को सरकार रिहा कर देती है, और सरकार के ही लोग उन रेपिस्टों का स्वागत फूल मालाओं से करते हैं, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि ये घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि किसी को भी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि किसी मासूम लड़की या औरत के साथ रेप जैसा अपराध हुआ है। हम लोग इस कदर इंसेंसिटिव हुए हैं कि जब हमारे सामने एक रेप विक्टिम मदद के लिए भीख मांग रही होती है तो हम सब उस मासूम बच्चे के मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। जी हाँ, ये दर्दनाक कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसने एक दरिंदगी तो उस शख्स से झेली जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था, और दूसरी दरिंदगी उसने उस मर चुके समाज से झेली जिसने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था। मैं सुनाऊंगा आपको इस केस से जुड़ी पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज फैज एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिगेटिव क्रिएचर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी जिंदगियों में बेहतर कर रहे होंगे। मैं आपसे इस वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे मुर्दा हो चुके समाज को पता चल सके कि उनकी खामोशी एक दिन उनके लिए भी मुसीबत का सबब बनेगी। इस केस में मैंने बहुत सारी जगहों पर रेप जैसे वर्ड्स को यूज़ किया है। मैंने सुना है कि यूट्यूब ऐसे वर्ड्स को बोलने पर कम्युनिटी स्ट्राइक भेज देता है, लेकिन मैं इस बात की परवाह किए बगैर यहाँ पर रेप को रेप ही बोलूंगा। ना तो मैं रेप की जगह किसी और वर्ड को यूज़ करूंगा, और ना ही मैं इस वर्ड को बीप करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो सच्चाई है वो उसी रूप में सबके सामने आनी चाहिए, और हमें रेप को रेप ही बोलना चाहिए। इस केस की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के सतना से। सतना में लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एक लड़की 23 सितंबर 2023 के दिन अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, क्योंकि उस दिन उसका स्कॉलरशिप का एग्जाम था जिसमें उसको पार्टिसिपेट करना था। घर से निकलने के बाद वो बच्ची स्कूल जाने के बजाय सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाती है, और वो बच्ची उज्जैन जाने वाली ट्रेन पकड़कर उज्जैन की तरफ रवाना हो जाती है। जब वो बच्ची स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर पर नहीं पहुंची, तब उसकी फैमिली के लोगों ने उसको ढूंढना शुरू किया। उन लोगों ने उसको आस पड़ोस में बहुत ढूंढा, नाते रिश्तेदार के पास फोन लगाकर पता किया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची अपने किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो। लेकिन 2 दिनों तक ढूंढने के बावजूद भी जब बच्ची का कोई सुराग उसके फादर के हाथ नहीं लगा, तब 25 सितंबर को उसके फादर ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उस बच्चे के फादर के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस वाले उस बच्ची को ढूंढने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ वो बच्ची उज्जैन पहुंच गई, और स्टेशन से बाहर निकलकर वो बच्ची एक ऑटो में जा बैठी, और जब ऑटो ड्राइवर ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा तुम्हें कहाँ जाना है, तो उस बच्चे ने कहा कि बस ऑटो को सीधे लेकर चलो। अब उस बच्चे के पास कोई रुपए वगैरह तो थे नहीं जो वो उस ऑटो ड्राइवर को दे पाते। जब ऑटो ड्राइवर बहुत देर तक उसको ऑटो में लेकर घूमता रहा तो उसको रियलाइज हुआ कि इस बच्चे को कहीं जाना वाना नहीं है, इसलिए उसने जब उस बच्चे से रुपए मांगे तो उस बच्चे ने कह दिया कि उसके पास कोई रुपए नहीं है। तो उस ऑटो ड्राइवर ने उस बच्चे को अपने ऑटो से ये सोचकर उतार दिया कि ये बच्ची उसके साथ शायद कोई प्रैंक व्रैंक कर रही है। फिर उस बच्चे ने पहले ऑटो से उतरकर एक दूसरा ऑटो लिया, और फिर वो बच्ची उस ऑटो में भी कुछ देर ऐसे ही घूमी। उसके बाद इस ऑटो ड्राइवर ने भी उस बच्चे को अपने ऑटो से जीवन खेड़ी नाम के इलाके में उतार दिया। फिर इस बच्ची ने एक तीसरा ऑटो लिया, और ये ऑटो चलाने वाला शख्स था भरत सोनी, और इस ऑटो का नंबर था MP13 R5204। भरत सोनी ने उस बच्ची को अपने ऑटो में बैठा लिया, और भरत सोनी को जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि ये बच्ची कहीं और से आई है। भरत ये चीज भाप गया था कि ये बच्ची किसी दूसरे शहर से यहाँ पर आई है और ये इस शहर में भटकती फिर रही है।
फिर भरत सोनी उस बच्चे को एक सुनसान जगह पर ले गया और वहां ले जाकर उस बच्चे के साथ उसने रेप परफॉर्म किया। जब जब वो बच्ची चीखने चिल्लाने की कोशिश करती तब तब भरत सोनी उसका मुंह अपने हाथ से दबाकर उसके चीखे दबा दिया करता था। भरत सोनी ने उस बच्चे के साथ कई दफा ये घिनौना काम किया और फिर अल्टीमेटली उसने इस बच्चे को जाने दिया। उसने सोचा होगा कि एक 12 साल की बच्ची है, भला ये किससे मदद मांगेगी, और अगर किसी ने इसकी मदद कर भी दी तो ये बच्ची पुलिस को सही से कोई बात बता नहीं पाएगी और भरत सोनी इसी तरह घिनौना काम करके बच जाएगा। भरत सोनी कैसे पकड़ा गया ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस केस में उस बच्चे के साथ जो हुआ था वो तो था ही बेहद घिनौना काम, लेकिन इस केस में उस बच्चे के साथ रेप से भी ज्यादा घिनौनी एक चीज हुई थी। और वो घिनौनी चीज उस बच्चे के साथ किसी एक इंसान ने नहीं की थी, बल्कि समाज के हर एक उस शख्स ने की थी जो खुद को इंसान कहता है। वो बच्चे बिना कपड़ों के सूजी की आंखें लेकर लोगों के घरों के पास इस आस में जा रही थी कि कोई उसकी मदद कर देगा। वो हर किसी के घर पर जाकर अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजा खटखटाती, लेकिन उसको देखने के बाद हर कोई उसको दुत्कार कर अपने दरवाजे से भगा देता और अपना दरवाजा उस मासूम बच्चे के मुंह पर बंद कर देता। उस बच्चे की आंखें काफी सूजी हुई थी। 3 दिन से खाना ना खाने की वजह से उसके अंदर काफी कमजोरी आ गई थी, जिस वजह से वो बच्ची ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट से काफी खून बह रहा था, जिस वजह से उसके अंदर खून की काफी कमी भी हो गई थी। वो बच्ची इस हालत में 8 किलोमीटर पैदल चली थी। अब जाहिर सी बात है कि इस 8 किलोमीटर के दायरे में हजारों घर भी पड़े होंगे और उन हजारों घरों में लाखों लोग भी रहते होंगे, लेकिन उन लाखों लोगों में से किसी एक शख्स ने भी उसकी कोई मदद नहीं करी। कुछ लोगों ने उसको पागल समझकर कुछ रुपए दे दिए और बस रुपए देकर उन्होंने सोचा कि उन्होंने उस बच्चे की बहुत मदद कर दी है और बहुत सारा पुण्य भी कमा लिया है। सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि ये सारा इंसिडेंट इंक्लूडिंग रेप एंड टॉर्चर ऑफ पीपल उस शहर में हुआ जिसको महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, जहाँ पर भोलेनाथ को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक शख्स ने भी आगे आकर अपनी इंसानियत साबित नहीं करी। फिर वो बच्चे चलते चलते वाडनगर रोड पर मुरलीपुरा के आगे सिचुएटेड दांडी आश्रम तक पहुंचे और वहां पर उस बच्चे को उसका फरिश्ता मिला। जब बच्चे दांडी आश्रम पर पहुंचे तब उस बच्चे को वहां पर आचार्य राहुल शर्मा मिले। जब उन्होंने देखा कि वो बच्चे बदहवास हालत में चली जा रही है तो आचार्य राहुल शर्मा ने सबसे पहले उसकी कमर के चारों ओर अपना एक कपड़ा बांध दिया और फिर उन्होंने उससे पूछा कि वो क्या भूखी है, तो उस बच्चे ने उन्हें हाँ में जवाब दिया। तो आचार्य राहुल शर्मा ने उसके लिए नमकीन और दलिया मंगाया। जब उस बच्चे ने वो नमकीन और दलिया खाया तब उसके शरीर में थोड़ी जान आई, तो उसने अपना नाम बताया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि आचार्य राहुल शर्मा सबसे पहले उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर उस बच्चे का इलाज हुआ और उसकी मेडिकल जांच की गई। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने जब उस बच्चे की जांच की तो वो लोग समझ गए कि इस बच्चे के साथ बहुत बुरी तरह से रेप परफॉर्म किया गया है, इसलिए हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने बिना देरी किए तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस हॉस्पिटल में तुरंत आ गई और जब पुलिस ऑफिसर्स ने उस बच्चे से उसका पता पूछा तो वो अपना पता सही नहीं बता पा रही थी, क्योंकि उसका इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। वैसे तो हम लोग हमेशा पुलिस को गाली बकते रहते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने एक मिसाल पेश की है। पुलिस टीम के 2 मेंबर्स ने उस बच्चे को अपना ब्लड दिया। जब एक रात गुजर गई तब उस बच्चे के अंदर कुछ जान आई और उसने पुलिस को बताया कि जिसने उसके साथ ये सब कुछ किया है वो एक ऑटो ड्राइवर है और वो बच्चे उस ऑटो में जीवन खेड़े नाम के इलाके में बैठी थी। इसी दौरान उस बच्चे की एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई जिसमें वो बच्चे एक शख्स से मदद मांग रहे थे, बट उस शख्स ने उसकी कोई मदद नहीं करी। पुलिस के हाथ भी उस सीसीटीवी फुटेज की लोकेशन लग गई थी। इस पॉइंट पर आकर पुलिस के पास 2 लोकेशंस थी, एक तो वो लोकेशन जो उस बच्चे ने बताई थी और दूसरी वो जो सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिली थी। पुलिस ने 28 लोगों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और टीम के सभी 28 लोग बिना सोए इस बच्ची के गुनहगार को पकड़ने के लिए काम पर लग गए। पुलिस ने इन दोनों लोकेशंस के बीच में पड़ने वाले सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल डाली और अल्टीमेटली पुलिस को उस बच्ची का गुनहगार भरत सोनी मिल गया। पुलिस ने भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया और जब पुलिस ने उसके ऑटो की जांच करी तब पुलिस को उसके ऑटो में से खून के कुछ धब्बे मिले थे। जब पुलिस उसको क्राइम सीन पर लेकर गई तब वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा और भागने की इसी कोशिश में उसके घुटने में चोट आ गई, लेकिन पुलिस ने उसको इस बार पकड़ लिया था। पुलिस उसको कोर्ट में लेकर गई जहां पर कोर्ट ने उसको 7 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अभी वो 7 दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उसके घुटने में काफी चोट आई है, इसलिए उसको पुलिस की कस्टडी में 7 दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी उस बच्ची को उसके घर वालों से मिलवाने की। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि वो बच्ची सही से अपना एड्रेस नहीं बता पा रही थी। जब पुलिस ने केस दर्ज किया तब पुलिस को लगा कि लड़की शायद इलाहाबाद की होगी, लेकिन अल्टीमेटली उस बच्ची ने पुलिस को बताया कि वो सतना की रहने वाली है। उज्जैन पुलिस ने जब सतना पुलिस से कांटेक्ट किया तो पता चला कि उसके घर वालों ने उसके मिसिंग कंप्लेन 24 सितंबर को दर्ज करवाई थी। अब पुलिस को इस बच्चे की पूरी जानकारी मिल चुकी थी और उसका गुनहगार भी पुलिस के शिकंजे में था। कुछ रिपोर्टर्स ने जब भरत सोनी के पिता का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा
कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा झगड़ालू है, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसने सच में ऐसा कुछ किया है तो उसको या तो गोली मार देनी चाहिए या फिर उसे फांसी दे देनी चाहिए। और इस तरह ये केस अपने अंजाम तक पहुंचा। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन इसके दूसरी तरफ लोगों ने इस बच्चे के साथ जो व्यवहार किया उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इस केस ने सच में इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। और अगर इस केस को देखकर आपके दिल में कोई पीड़ा नहीं होती है तो मेरे दोस्त, आप भी अंदर से मर चुके हो। इसी के साथ आज का ये केस यहीं पर खत्म होता है। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नए केस के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।